कैंसर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आज अगर ड्रेडेड डिजीज के रूप में जाना जाता है तो वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज इन ऑल ओवर वर्ल्ड दैट इज कैंसर। क्योंकि कैंसर से अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लगभग 1 मिलियंस पीपल्स एवरी ईयर सफर्ड। हर साल 1 मिलियंस पीपल इस प्रकार के डिजीज से पूरी तरह से सफर करते हैं और उनकी डेथ होती है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या है, इसमें डेथ होना तय है, आज नहीं कल। बस ये है कि अगर ये फर्स्ट स्टेज पे हमें समझ में आ जाए, फर्स्ट स्टेज पे, तो मुझे लग रहा है हम कैंसर को रोक सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और ये अपने समय के अनुसार जब हम फोर्थ स्टेज, इसका चूंकि फोर्थ स्टेज यानी इसके 4 स्टेज होते हैं, अगर हमने फर्स्ट स्टेज में इसको पूरी तरह से देख लिया या इसके कुछ कैरेक्टर्स, इसके कुछ फीचर्स को हम समझ लिए, सिम्टम्स को समझ लिए, तो मुझे लग रहा है कि हम इस पे एक अच्छा ट्रीटमेंट करके हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है या हम सब लोगों को ऐसा फील होना चाहिए इस बारे में कि ये डिजीज बहुत ही भयंकर होने वाला है और व्यक्ति की जब तक जान नहीं ले लेगा तब तक छोड़ने वाला नहीं है। तो कैंसर वन ऑफ द मोस्ट dreaded disease in all over world in India 1 million peoples are suffered this disease and all and कितना लिखा आपने 1 मिलियन। इस एनुअली, ये क्या है, एनुअली है, ऐसा नहीं है, ये साल का आंकड़ा है। इन इंडिया 1 मिलियन पीपल आर सफर्ड दिस डिजीज एनुअली। मैं ये लिख सकता हूं, एक साल में लगभग इतने लोग सफर करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा पॉइंट किसी की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ, या मैं ये कह सकता हूं कि थ्योरीज ऑफ कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर क्या है? व्हाट इज कैंसर? तो अनकंट्रोल्ड and unregulated of cells division is known as cancer। भाई समझ, अगर कैंसर में क्या होता है, सेल का अनकंट्रोल्ड हो, मतलब सेल डिवीजन लगातार चलती रहती है, समझ रहे हैं ना, और वो सेल जो डिवीजन चलती रहती है उस वजह से सेल रुकती ही नहीं है, क्योंकि वो नए नए सेल को क्या कर देती है, पूरी तरह से इन्फेक्शियस के रूप में कर देती है। अगर उसकी नेबरिंग सेल्स है, उस नेबरिंग सेल को इन्फेक्शन कर देगी, जिससे वो भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कैंसर सेल्स की तरह से बिहेव करने लगेगी। तो ये कह सकते हैं अनकंट्रोल आउटग्रोथ ऑफ मसल्स, या अनकंट्रोल एंड रेगुलेटेड ऑफ सेल्स डिवीजन इज नोन एज द कैंसर। हम इस बात को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। दूसरी भाषा में, एक आम भाषा में हम ये लिख सकते हैं अनकंट्रोल्ड ऑफ आउटग्रोथ ऑफ मसल्स आर नोन एज कैंसर। एक ये भी हम कह सकते हैं। दूसरी, मैं अगर बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर की, तो ये क्या करते हैं, ये अपने नेबरिंग सेल को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, नेबरिंग सेल्स को भी अपने क्या कर देते हैं, पूरी तरह से उसको इन्फेक्शंस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सेल भी क्या हो जाती है, पूरी तरह से कैंसर सेल हो जाती है। क्योंकि वो नॉर्मल सेल थी, लेकिन वो क्या हो जाती है, कैंसर सेल्स हो जाती है। मान लीजिए मैं ये बात करता हूं, ये हमारी एक सेल है, ऐसे हमारी एक सेल है, और ये सेल एक कैसी सेल है, ये नॉर्मल सेल है, ये कैंसर सेल्स है। मान लो ये सेल्स कैंसर है और यहां पर ये हमारी नॉर्मल सेल्स है, ये नॉर्मल सेल्स है। अगर ये नॉर्मल सेल्स में यहां पर ये पूरी तरह से नॉर्मल सेल थी, लेकिन नॉर्मल सेल्स थी, यहां पर कैंसर आ गया,
कैंसर्स आ गए, ऑन्कोजीन्स एक्टिव हो गए, तो इस पूरे एरिया में जो ये सेल्स थी नॉर्मल वाली, इस जगह पे पूरी तरह से ये कैंसर सेल्स इसको आउटग्रोथ मसल्स करने लगेगी, आउटग्रोथ करने लगेगी, तो ये कैंसर सेल्स इसको खत्म कर देगी। कहने का मतलब है ये कहीं ना कहीं नॉर्मल सेल को इन्फेक्शंस करती है, जिसकी वजह से हमारे जो यानी कि जो सेल होते हैं, अब नॉर्मल सेल क्या हो जाते हैं, कैंसर सेल्स के रूप में हो जाते हैं, क्योंकि आउटग्रोथ ऑफ मसल्स और सेल्स का लगातार हो जाना इस बात को तय करता है कि अब लगातार हमारी सेल्स क्या हो गई, कैंसर से पूरी तरह से इन्फेक्शियस हो गया उसमें। ठीक है, सो इनफ। काजेज ऑफ कैंसर, कार्सिनोजेंस, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। द फर्स्ट एजेंट्स इज फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स क्या है बेटा? देखिए रेडिएशंस, हम सभी लोग जानते हैं आज बहुत सारा रेडिएशंस लाइक एक्सरे, वाई रेज, ये सभी क्या है? आयनाइजिंग है, आयनाइजिंग। और उसके बाद एंड अल्ट्रा वायलेट रेज, ये सभी नॉन आयनाइजिंग है, इनसे भी कैंसर होता है। दूसरा केमिकल एजेंट्स, 3 एजेंट्स है बेटा, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स। देयर आर 3 एजेंट्स causes cancer. The first is physical agents, second is chemical agents. Chemical agents की अगर बात करें, some chemicals caused cancer, such as one of the most appearance like tobacco, निकोटीन से क्या हो रहा है? टोबैको में जो निकोटीन पाया जाता है उसकी वजह से क्या हो रहा है? कैंसर हो रहा है। तीसरा हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। किसकी बात कर रहे हैं? बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू नो दैट अबाउट द बायोलॉजिकल एजेंट्स। आप सभी लोग जानते हैं होता क्या है। मान लो ऑन्कोजीन्स एक्टिव हो गया, मान लो सपोज इट ऑन्कोजीन्स एक्टिव हो गया, तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट जनरेशन में पूरी तरह से एप्रियंस हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से क्या होगा, दिस टाइप इज नोन एज द बायोलॉजिकल एजेंट्स। यानी बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या कर रहे हैं? जैसे हमारे बहुत सारे वायरस, मैं इसकी बात कर रहा हूं बायोलॉजिकल एजेंट्स में, बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक वायरस, और वायरस में कौन? HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HBV, EBV, ये सभी ABV एक्टिवेट द ऑन्कोजीन्स एंड कॉज्ड कैंसर। ये सब क्या कर देते हैं? ऑन्कोजीन्स को एक्टिव कर देते हैं, उसके साथ बाइंड्स कर जाते हैं और सभी कैंसर कॉज करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कॉजिंग कैंसर में कि कैंसर हमारा 3 प्रकार से होता है। द फर्स्ट इज फिजिकल एजेंट्स, दूसरा हमारा केमिकल एजेंट्स और तीसरा हमारा बायोलॉजिकल एजेंट्स। ये तीनों मिलकर कैंसर कॉज करते हैं। मैं फिजिकल में बता दिया, एक्सरे वायरेस आयनाइजिंग होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जो नॉन आयनाइजिंग होती है, उनकी वजह से हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादातर हम जो ये हमारे जितने भी CT स्कैन हो रहा है आज की डेट में, हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड हो रहा है, एक्सरे कराते हैं, वहां से हमें बचना चाहिए। इसीलिए बहुत ज्यादा उसको नहीं कराना चाहिए। दूसरा ये कि अगर बहुत ज्यादा रेयर केस में हमें तकलीफ है बॉडी के अंदर, तभी हमें करना चाहिए, अन्यथा इन सब से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि उन रेज की वजह से भी कैंसर कॉजेस होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं। आज हम जितना ज्यादा एनवायरमेंट को प्रदूषण पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है वो पूरी तरह से ट्रैप हो रही है, पूरी तरह से उसमें छेद होल बढ़ रहा है,
और वहां से अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही है और वो हमें स्किन कैंसर करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले अपने सोसाइटी में आप जहां पे रह रहे हैं वहां पे सबसे पहले पॉल्यूशन को रोकना है। हमें इस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाना नहीं, ग्लोबल वार्मिंग जो आज बहुत ज्यादा हमारी पृथ्वी की जो गर्मी बढ़ रही है इसको रोकना है। तो डो नॉट यूज द फायर, हमें आग से रिलेटेड बहुत सारे वर्क को रोकना पड़ेगा, या बड़ी बड़ी जो भट्टियां चल रही हैं उनको रोककर एक उसका दूसरा विकल्प देखना पड़ेगा। अल्टरनेट जो हम एक उसका चॉइस कर सकते हैं। आज जो हम लोग पेट्रोल डीजल या बहुत सारे फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि उनको रोककर हम अल्टरनेट के रूप में हम क्या कर सकते हैं, हम सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं, हम उसके लिए बायोफ्यूल का यूज कर सकते हैं, हम उसके लिए सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज कर सकते हैं, जिससे कम से कम इतना लीस्ट पॉल्यूशन हो जिससे इस पृथ्वी की गर्मी को रोका जा सके। और वो पॉल्यूशन को हम कहीं न कहीं रोक पाने में अगर सक्षम हो गए तो मुझे लग रहा है इन सारी बीमारियों को हम रोक सकते हैं। लेकिन मैं आपको और बता दूं, कैंसर कॉजेज आज की डेट में अभी रिसर्च में आया है, WHO का भी रिसर्च रहा है और उन्होंने बहुत सारे इस पर काम किए। जैसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जो कैंसर्स का एक हॉस्पिटल्स है हमारा महाराष्ट्र में, मुंबई में जो कैंसर्स का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है टाटा हॉस्पिटल्स है, उनके रिसर्च में, वहां के डॉक्टरों के रिसर्च में आया है कि जो हम पैकेजिंग वाली चीजें खाते हैं, जैसे हम खा रहे हैं अपना ये जितने भी स्लेस खाते हैं या ये खाते हैं पैकेजिंग में आता है, चिप्स बर्गर चिप्स खाते हैं, तो ये जो चिप्स है ना इनसे भी हो रहा है, इनसे भी कैंसर कॉज हो रहा है। और इसको हमें रोकना है कि हम पैकेजिंग वाली चीजों को कम कर दें अपने जीवन में। ये सब हमारे लिए कैंसर कॉजेज है। सबसे पहले तो मैदा वाली चीजों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मैदा वाली चीजें भी कैंसर कॉज करती हैं। चीनी हमारे घर में जो है उसको किचन से हमें निकालना पड़ेगा। साथ साथ हमें मैदा से बनी हुई चीजें, बर्गर चाउमीन, ये सारी चीजों को रोकना पड़ेगा। हम छोला भटूरा जो बहुत ज्यादा खाते हैं साल भर में अगर लगातार खा रहे हैं तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है और वो भी कैंसर कर सकता है। तो इंटेस्टाइनल कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और ट्यूमर, एक मैं आपको फिर बता दूं, अगर हमें कभी चोट लग गई, हम कभी एक्सीडेंट हुआ, हमें चोट लग गई और ब्लड क्लॉट हो गया, तो उस ब्लड क्लॉट को भी हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसको हटाना चाहिए। अगर वो बहुत दिनों तक बना रहा तो भी कैंसर कॉज हो सकता है, वो कैंसर कर सकता है। ट्यूमर्स भी कभी कभी फट जाते हैं और कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो इस तरह से कैंसर होने के चांसेस है। इन सब को हमें रोकना है और इन सब से बचने के लिए एक ही उपाय है कि ये प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी उसके डायग्नोसिस आगे ट्रीटमेंट दिए हैं लेकिन इतना सफल ट्रीटमेंट नहीं रहा है जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। हम बहुत कम लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक डिजीज है, ड्रेडेड डिजीज। मैंने पहली लाइन लिखाई थी कि वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में अगर बात करें सबसे भयंकर बीमारी है और इससे 1 मिलियन पीपल्स एवरी ईयर्स इन इंडिया डाइड हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो हमको इससे रोकना चाहिए और रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि हम इससे बचें, प्रिवेंट रहें, और प्रिवेंशन ही इसका सबसे बड़ा डायग्नोसिस है। और उसके लिए हमें सबसे पहले तो जितने भी पैकेजिंग वाली चीजें हैं उसको खाना बंद कर दें, अपने किचन से मैदा, चीनी और शुगर से बनी हुई सारी चीजों को अवॉइड करें। मुझे लग रहा है कि हम इसको जीत लेंगे। चलिए, थैंक यू, आगे चलते हैं हम लोग। चलो भाई, देखिए, टुडे आई डिस्कस अबाउट डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, हिस्टोपैथोलॉजी। हम सबसे पहले टिश्यू को कट करेंगे जहां पे कैंसर होने के सस्पेक्ट है, हमें लग रहा है कि कैंसर है। ऐसे सेल्स को, ऐसे टिश्यूज को हम कट करेंगे। कट करने के बाद उसे माइक्रोस्कोप के अंदर स्टेनिंग करके हम स्टडी करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि जो कैंसर जैसा रूप ले रहा हो उसमें डिवीजन लगातार बढ़ रहा हो। अगर ऐसा है तो सबसे पहले हम उसकी हिस्टोपैथोलॉजी यानी उस बायोप्सी करके उसकी जांच कर सकते हैं। दूसरा, हम वहां पर समझ लेंगे। दूसरी फिर यहां पर समझते कि उसका हम सिटी स्कैन कर देंगे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी करेंगे, एक्सरे का यूज करेंगे और 3D इमेज ऑर्गन्स का निकाल लेंगे। और वहां पर हमारे द्वारा यानी डॉक्टरों के द्वारा ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई कहीं ना कहीं सिटी स्कैन करके हम चीजों को जान सकते हैं कैंसर है या नहीं है। तीसरा, अगर वहां पर भी बहुत अधिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है तो हम MRI करा देंगे, जिसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बनता है और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है जो 3D इमेज ऑर्गन्स का बिल्कुल साफ सुथरा दे देती है और वहां लगता है कि 100% क्लियरेंस हो जाती है चीजें। और सबसे सेफेस्ट टेक्निक है
क्यों सेफेस्ट टेक्निक है? क्योंकि यहां पर हम नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज कर रहे हैं। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं है, यानी नुकसान करने वाला नहीं होगा, तो इसलिए एमआरआई सबसे सेफेस्ट हमारा क्या है, टेक्निक है इन केस ऑफ कैंसर या एनी टाइप्स ऑफ डिजीज जो बहुत ही ड्रेडेड डिजीज है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम ब्लड और बोन मैरो का टेस्ट कर लेंगे। बोन मैरो और ब्लड का टेस्ट करेंगे, वहां से हमें सारी चीजें पता हो जाएंगी। एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम उस सेल्स का, उस टिश्यू का, उस ह्यूमन बींग्स का जो हमने सेक्शन काटा था या उस बायोप्सी के अगेंस्ट हम क्या कर देंगे, एंटीबॉडी टेस्ट कर लेंगे। तो जहां पर डिफरेंट प्रोटीन एक्सप्रेस होती है, अब वहां पर कैंसर सेल्स के अगेंस्ट पे तो हम देखते हैं कि एंटीबॉडी हम दे देंगे, जिससे कैंसर सेल्स के अगेंस्ट हम दे देंगे और वो चीजें पता हो जाएंगी कि भाई कैंसर है या नहीं है। उसके बाद हम 6-7 नंबर पे हम ये जांच करने के लिए तैयारी कर लेंगे 6 नंबर पे कि भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स, हम जीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे ज्यादा आज की डेट में जो कैंसर होने के चांसेस हमें 5 से 10% दिखता है सोसाइटी में या सोशल में जहां हम रह रहे हैं, चाहे वो पूरे हम बात करें अपने गांव की, अपने समाज की, अपने देश की, अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने तहसील की, हर जगह कहीं भी हमें दिखाई पड़ते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा प्री डायग्नोसिस के रूप में हम इसको जान सकते हैं और इसको हम इलाज वहां पर तुरंत कर सकते हैं अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है, इट कैंसर रन्स इन द फैमिली, यदि फैमिली में किसी को भी कैंसर है तो जीन्स आर सस्पेक्टेड, और अगर हमें ये बात को सस्पेक्टेड हो जाए कि यार इस व्यक्ति में ऐसे जीन्स है जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन में कैंसर हो सकता है, तो वहां पर हम उसका स्टडी करके उस पर्सन का जहां पे हमें सस्पेक्ट हो जाए तो हम उसे प्री डायग्नोस कर सकते हैं और वहां पर उससे पहले, होने से पहले उसको हम वहां से फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स के रूप में हम सबसे पहले, जो आजकल बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि फैमिली में इस प्रकार का डिजीज होने के चांसेस दिखते हैं, वहां रोक सकते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। किसकी बात करते हैं, ट्रीटमेंट। तो सबसे जो ट्रीटमेंट है ना, वो ट्रीटमेंट कई तरीके से हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर सर्जिकल मेथड, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड। और हम सबको पता है सर्जिकल जो मेथड है वो बहुत ज्यादा सफल तो नहीं है, लेकिन इतना कहेंगे कि सर्जिकल मेथड, एक मिनट बंद कर दो, ट्रीटमेंट सर्जिकल मेथड। अब रिमूव ट्यूमर वाया सर्जरी, हम भाई क्या कर देंगे, जहां पर हमें ऐसी लग रहा है कि ट्यूमर है, वो कैंसर का रूप ले रहा है, तो हम उस ट्यूमर को क्या कर देंगे, सर्जरी के माध्यम से हटा देंगे। लेकिन ये बहुत कम, मतलब इस प्रकार के चांसेस में बहुत ज्यादा हम ये नहीं देखे हैं कि ऐसा चांस हुआ हो कि इससे 100% कंप्लीट वो सही हो गया हो। इसमें प्रॉब्लम्स लगातार बनी ही रहती है। कभी कभी ऐसा देखा गया, नॉर्मल है, तुरंत हमें पता चल गया तो सही हो सकता है। फिर आता है रेडियोथेरेपी, हम क्या करते हैं, रेडिएशन का यूज करके हम इसको हटा सकते हैं। फिर आता है तीसरा कीमोथेरेपी, हम केमिकल का यूज करके कीमोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी, इसमें क्या होता है, देखिए रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि इसमें शरीर का बाल जाने के चांसेस होते हैं। अगर जब कीमो कराया जाता है, कीमो चढ़ाया जाता है, तो इसमें बाल जाने के चांसेस होते हैं, बाल पूरा हमारा हेयर फॉल हो जाता है और व्यक्ति पूरी तरह से कमजोर हो जाता है, शरीर काली पड़ जाती है। इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है क्योंकि हैवी केमिकल्स होते हैं और ड्रग्स होती है जो जाकर वो टारगेट सेल्स पर ही अफेक्ट करती है और इस कारण से बहुत ही ज्यादा हिलेरियस होती है। तो उसके बाद हम कहते हैं इम्यूनोथेरेपी, एक आती है, चौथी आती है हमारी इम्यूनोथेरेपी। क्या आती है भाई, इम्यूनोथेरेपी आती है। कौन सी आती है, इम्यूनोथेरेपी आती है। तो इस प्रकार से पांचवा जो इम्यूनोथेरेपी है ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा ये भी नहीं सही क्योंकि इम्यूनोथेरेपी का हम यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हम 4 प्रकार से कहीं ना कहीं इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे हम कैंसर को रोक सकते हैं। सो इनफ।